अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। हमारी रिवीजन जारी और सारी है। तो आज हम जो करेंगे टैक्स क्रेडिट, कुछ टैक्स क्रेडिट हमने कल पढ़ लिए थे, जैसा कि टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, और फिर हमने कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड भी कल हमने पढ़ लिया था। फिर हमने एक और पढ़ लिया था जो 100% टैक्स क्रेडिट मिलता है किसको, कोल माइनिंग प्रोजेक्ट वालों को और स्टार्टअप्स को। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब बाकी हम टैक्स क्रेडिट जनाब पढ़ते हैं। ठीक है, एजुकेशनल एक्सपेंस है ये हमारा बेसिक्स चैप्टर में, ये टैक्स क्रेडिट वहाँ पे कवर हो गया था। ठीक है, इसी तरह से जो है वो अगला जो है वो इंतहाई एक टेक्निकल टैक्स क्रेडिट है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये है टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की हमारी एक डेफिनेशन अलग से वो हमने पढ़ी हुई है, और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन अगर नहीं पढ़ी तो आप यूँ समझ लें कि एक बड़ी इंडस्ट्री, इनको टैक्स क्रेडिट मिला है। इनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ठीक है जनाब, 1 साल के लिए। ठीक है, वो जनाब इनको जब टैक्स क्रेडिट मिलेगा और वो एडजस्ट ना हो सका, अब तक हमने जितने क्रेडिट पढ़े हैं वो एडजस्ट ना हो सके तो वो कैरी फॉरवर्ड, कैरिड बैक या एडजस्ट नहीं होते। लेकिन ये 2 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड भी होगा। अब ये मिलेगा एलिजिबल पर्सन को एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पे। क्लियर हो गया? तो आइए जरा पढ़ते हैं। ए टैक्स क्रेडिट ऑफ 25% किसका? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट का। अलाउड टू एलिजिबल पर्सन, इन दोनों को अलहदा कर ले। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट किसको? एलिजिबल इन्वेस्टमेंट को। ओके, वो जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा उसका 25% लेंगे और वो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब टैक्स क्रेडिट के साथ क्या करते हैं आपको पता होता है। ठीक है, टैक्स क्रेडिट को टैक्स पेबल में से लेस करते हैं। इट विल बी अलाउड अगेंस्ट द नॉर्मल टैक्स पेबर और मिनिमम टैक्स पेयर, और जो फाइनल टैक्स है उनके अगेंस्ट इसको अलाउ होगा। अनएडजस्टेड अमाउंट अगर कोई बच गई मे बी कैरिड फॉरवर्ड टू 2 सब्सिक्वेंट ईयर। 2020 का टैक्स क्रेडिट 25% 2020 में मिला और आपको उतनी इनकम नहीं थी, कम थी, तो 21 और 22 में ये आगे चला जाएगा। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पहले देखना है और फिर हमने देखना है एलिजिबल पर्सन को। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट जो कि नई मशीनरी खरीदें, कोई बिल्डिंग खरीदें, कोई इक्विपमेंट खरीदें, कोई हार्डवेयर खरीदें, कोई सॉफ्टवेयर खरीदें, लेकिन सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर ना हो और यूज्ड एसेट या कैपिटल गुड्स ना खरीदें, नए खरीदें। बिल्डिंग, मशीनरी, ये वो सारा कुछ नया होना चाहिए और सेल्फ क्रिएटेड भी नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर खरीदें, हार्डवेयर, ये हमें पता है एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। अब कौन कर रहा है? एलिजिबल पर्सन। अगर एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करे तो उस जितनी इन्वेस्टमेंट से 10 लाख की तो 2,50,000 रुपए यानी 25%, और अगर लाख रुपया की है तो 25,000 उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। किसको? एलिजिबल पर्सन को। एलिजिबल पर्सन 2 हो सकते हैं। नंबर 1 ग्रीन फील्ड अंडरटेकिंग, और नंबर 2 एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इनको मिलेगा, एक ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को मिलेगा और एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को। पहले इस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को पढ़ रहे हैं, इसको मिलेगा क्योंकि ये एलिजिबल पर्सन है। वो कहते हैं ये वो वाली इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाले इक्विपमेंट बनाती है। अब इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको इस तरह से समझाता हूं जनाब, जरा आ जाए। वो कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड मिल, जैसे ये सोलर पैनल है। अब इनको बनाने के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी यूज होती है उनको जो बनाएगा उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को एलिजिबल पर्सन समझा जाएगा। किसको? जो सोलर पैनल और विंड मिल्स बनाते हैं। नहीं, सोलर पैनल और विंड मिल बनाने वाली जो प्लांट और मशीनरी है उसको कोई बनाएगा, प्लांट और मशीनरी को।
तो वो एलिजिबल पर्सन होगा, और वो कितने तक रहेगा? 5 साल तक एलिजिबल पर्सन रहेगा। इसका मतलब 2020 में अगर किसी ने ये मशीन बनाई तो अगले 5 साल तक वो एलिजिबल पर्सन रहेगा। और वो एलिजिबल पर्सन जब एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेगा, नया प्लांट, नई मशीनरी, जब जब वो खरीदता रहेगा इस प्लांट और मशीनरी को बनाने के लिए, तो वो तब तक उसको ये क्रेडिट मिलता रहेगा। दोबारा से, ये सोलर पैनल है, इसको बनाने वाला जो प्लांट और मशीनरी है, उसको जो बनाएगा वो अंडरटेकिंग एलिजिबल पर्सन है। अब ये अंडरटेकिंग जितनी इन्वेस्टमेंट करता जाएगा, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, इसको टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये पहली बात हो गई, ये इसमें लिखी हुई है, 5 साल तक रहे। दूसरी बात, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर मैन्युफैक्चरिंग में है या शिप बिल्डिंग में है और वो 30 जून 2019 से लेकर 30 जून 2024 के दरमियान बनी है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो वो भी एलिजिबल पर्सन है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करे या शिप बिल्डिंग करे और बनी हुई हो 2019 से लेकर 30 जून 2019 से लेकर 30 जून 2024 तक, इन 4-5 सालों में बनी हुई हो, तो वो भी हमारे लिए क्या है? एलिजिबल पर्सन है। और वो जब एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको 25% उस इन्वेस्टमेंट का, 10 लाख रुपया लगाए 2.5 लाख रुपया लगाए 25,000, उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लीजिए, तो इसका मतलब है फिर ग्रीन फील्ड अंडरटेकिंग क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग करे या शिप बिल्डिंग करे तो उसको क्या कहेंगे? एलिजिबल पर्सन बन जाएगा। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री क्या होते हैं? वो कहते हैं ऐसी जगह पे जाके कोई सेटअप लगाएं जहां पे पहले कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हुई, थल के सहरा में जाके लगा दें, कोई मैन्युफैक्चरिंग वहां पे स्टार्ट कर दें। फिर ऑलरेडी बने बनाए सिस्टम को, थल के सहरा में कोई आधी बिल्डिंग बनी हुई थी उसी को जाके सेट करेंगे, फिर नहीं, नए सिरे से जाके बनाए ऐसी जगह पे जहां पे पहले कोई कमर्शियल इन्वेंट्री वो नहीं हुई, किसी को रीवैम्प, रेनोवेट, अपग्रेड करके भी नहीं। ये ना हो ऑलरेडी कोई अंडरटेकिंग बनी हुई हो और उसको तोड़ के एक नई बना ले, नहीं, एक नया सेटअप लगाए। नहीं जी, ये भी ना हो वो ऐसा प्रोसेस या टेक्नोलॉजी यूज करे जो पाकिस्तान में पहले यूज नहीं हो रहा और इस प्रोसेस को पाकिस्तान डेवलपमेंट बोर्ड से अप्रूव करवाए। मसलन जैतून से तेल निकाले का काम पहले पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये वाला काम स्टार्ट करें और नई कंपनी बनाए, नया सेटअप बनाए। ऐसा काम जो पहले पाकिस्तान में नहीं हो रहा, एवोकाडो का तेल निकालने का काम शुरू करें। ऐसी कंपनी बनाए कोई ऑलरेडी कोई सेटअप बना हुआ हो, कोई अंडरटेकिंग बनी हो, वो नहीं, एक नया सेटअप बनाए। और ऑलरेडी कोई बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कहीं पे लगे हुए हैं, उसको सीधा पतरा करके काम शुरू कर, नहीं नहीं नहीं, नया सेटअप लगा। और ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे पहले कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी ना हो, थल में जाके लगाएं, दूर दराज के इलाकों में जगह के लगाएं, राजनपुर में जाके लगाएं। लीजिए, और इसको फिर क्या कहेंगे? ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री अगर मैन्युफैक्चरिंग करती है या फिर शिप बिल्डिंग करती, वो एलिजिबल पर्सन है। अब वो जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, कौन से वाली इन्वेस्टमेंट? ये वाली इन्वेस्टमेंट लगी है, तो जनाब उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इंतहाई टेक्निकल डेफिनेशन थी, आगे चलते हैं। उसके बाद जो है वो टैक्स क्रेडिट पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पॉइंट ऑफ सेल आपको मशीन पता है, वो जो रिटेलर लगाते हैं, ठीक है, वो जो आप कोई चीज़ लेके जाते हैं, वो सामने वो स्कैन करता है, उधर आ जाती है, वो एक मशीन होती है। उसको इंटीग्रेट कराना होता है एफबीआर के साथ, पहले भी 2-3 दफ़ा पढ़ चुके होंगे। एफबीआर के साथ इंटीग्रेट कराए तो ये जो मशीन की कॉस्ट है, ये अब से इसकी कॉस्ट है 2.5 लाख रुपया लग गया है, हमने 4 मशीनें लगाई हैं, तो एक मशीन की कॉस्ट कितनी? 2.5 लाख। और एफबीआर कहता है 1.5 लाख हमारी तरफ से, इनमें से जो लोअर होगा कितना? 1.5 लाख रुपया विल बी अलाउड एज ए टैक्स क्रेडिट। 4 मशीनें लगाई हैं तो इस जो है एक मशीन की कॉस्ट, इस एक मशीन लगाई है
उसकी कॉस्ट है 70,000, उसका कंपैरिजन करेंगे 1.5 लाख के साथ। 70,000 कम है तो 70,000 विल बी अलाउड एज ए, जितनी मशीनें लगाएंगे हर मशीन पे अलग अलग क्रेडिट मिलेगा। फुल टाइम टीचर रिसर्चर, अगर कोई टीचर है गवर्नमेंट वाले उसमें किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में टीचर है, रिसर्चर है, साइंसदान है, रिसर्च कर रहा है, जैसे इनमोल हॉस्पिटल है वहाँ पे, उसकी जो सैलरी होगी उसका 25 जो उस पर जो टैक्स बनेगा उसका 25% माफ है। लेकिन ये याद रहे कि सैलरी इनकम का, जैसे एक बंदे की इनकम है, वो बिजनेस भी कर रहा है 7 लाख और सैलरी से भी उसको 7 लाख आ रहा है, अब उस पर तो टेबल 1 लगेगा। क्यों? क्योंकि जो सैलरी इनकम है वो 75% से ज़्यादा नहीं है, उसको टेबल, तो उसका टैक्स टेबल 1 से समझ लें 2 लाख टैक्स बन गया। अब इसका 25% नहीं, बल्कि हम ये जो 7 लाख है इसको हम इग्नोर कर देंगे, जो इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम सैलरी वाला 7 लाख है, इसको उठाएंगे, इसको ले जाएंगे टेबल 2 पे। अब 7 लाख पे देखेंगे कितना टैक्स है, वो टैक्स निकालेंगे, से वो बनता है 6,000। 6,000 या 4,000 कर लें, 4,000 का 25% कितना है 1,000, तो ये 1,000 इस 2 लाख में से लेस हो जाएगा। इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो ये है कि अगर कोई डॉक्टर है और वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक भी चलाता है तो उसके लिए क्रेडिट नहीं है। प्रोफेसर, डॉक्टर, टीचर तो है, वो किसी हॉस्पिटल में बैठता है और मरीजों का शेयर लेता है, जितने मरीज आते हैं उसमें से कहता है इतना शेयर मेरा, उसके लिए भी ये क्रेडिट अवेलेबल नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर है और किसी हॉस्पिटल में जाके जॉब करता है, वहाँ पे जो बस तनख्वाह लेता है, मरीजों में जो आमदनी होती है शेयर नहीं लेता, उस पे ये लगेगा। ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। फिर जनाब फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अब फॉरेन टैक्स क्रेडिट समझ ले, एक बंदे ने बाहर से कमाया और वहाँ पे उस इनकम कमाई 7 लाख पाकिस्तानी, उसके मुताबिक इधर अच्छी जगह पे कर, ये उसकी यूके से इनकम है 7 लाख, ये उसकी पाकिस्तान से इनकम है 25 लाख। नहीं जी, यूके पे वो पाकिस्तानी उसके मुताबिक 20,000 रुपये टैक्स पे कर रहे हैं। एक सिनेरियो बना लें। अब जब हम, अगर तो ये है सैलरी इनकम और उस पर टैक्स पे कर दिया तो ये तो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। अगर ये बिजनेस या सैलरी के अलावा कोई और इनकम है, मैं उसका बोले रहा हूँ, तो अब हम उसकी वर्किंग किस तरह से करेंगे? हम कहेंगे पाक सोर्स 25 लाख और फॉरेन सोर्स 7 लाख, 32 लाख उसकी टैक्सेबल इनकम होगी। इस पे टैक्स समझ लें 6 लाख। ये एक सिनेरियो बन गया। अब वो बंदा कहेगा भाईजान मैंने तो टैक्स दिया हुआ है ऑलरेडी। हम कहेंगे कोई मसला नहीं है, आप क्रेडिट ले लो, ठीक है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या मिलेगा? इधर वर्किंग कर लेते, इसमें से लेस होगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वर्किंग कर लेते हैं। हम कहेंगे एक्चुअल जो तुमने बाहर टैक्स पे किया कितना? 20,000, ठीक है। फिर जनाब हम कहेंगे, आप लोग मौजूद होते हैं तो वर्किंग में आसानी हो जाती है, अब खुद करनी पड़े, ठीक है। ले जी, हम कहेंगे ए और जो बी होगी वो होगी ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। इसके तहत करेंगे, ए क्या होगा आपको पता है, टैक्स पेएबल कितना, पाकिस्तानी टैक्स पेएबल, यानी पाकिस्तानी क्या है मतलब टोटल टैक्स पेएबल जो उसकी टैक्सेबल इनकम पे 6 लाख डिवाइडेड बाई 32 लाख मल्टीप्लाइड बाई उसकी बाहर वाली इनकम कितनी, 7 लाख थी, ठीक है। तो इसको कहते हैं एवरेज रेट। तो हम कहते हैं 6 लाख
1 लाख, तो ये बनता है मेरे ख्याल में 1,31,250। इसमें से जो लोअर होगा वो अलाउ हो जाएगा एज ए, तो लोअर कितना है 20,000। ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद, तो 6 लाख पेबल था, 20,000 फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल गया, तो कितना पेबल आ गया 5,80,000 विल बी अलाउड एज ए, जो है 5,80,000 अब उसका बैलेंस पेबल होगा। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट को किस तरह से लेना है, इस तरह से कि जो टैक्सेबल इनकम पे टैक्स बनता है उसको ए कर दें, बी क्या है एवरेज रेट के साथ, एवरेज रेट क्या है ए डिवाइडेड बाय बी, ए क्या है टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मैं शायद इसको गलत बोल गया हूँ, तो ए क्या है जो आप फॉरेन टैक्स पे कर रहे हैं और उसको कंपैरिजन करना है एवरेज रेट के साथ। एवरेज रेट के साथ क्या करना है, जो बाहर सॉरी जो आपका टोटल यहाँ पे टैक्स बनता है, जितनी आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है मल्टीप्लाइड बाई बाहर वाली इनकम, तो जितना बनता है इनमें से लोअर आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है कैरी फॉरवर्ड, कैरीड बैक वगैरह कुछ नहीं होता। फॉरेन टैक्स क्रेडिट हमेशा पहले लेस किया जाता है और उसके बाद डोनेशन वाला और अप्रूव पेंशन फंड वाला वो किया जाता है। लेकिन टीचर रिसर्चर वाला अगर क्रेडिट है तो वो फॉरेन टैक्स में भी पहले, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद उसको से उसने जो है डोनेशन दी है कितनी 20,000 कर ले या 2 लाख कर ले, तो अब इस डोनेशन के लिए जो ए डिवाइडेड बाय बी होगा वो ए 6 लाख नहीं होगा बल्कि 5,80,000 होगा, बस ये ख्याल रखना। तो सबसे पहले तो हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेंगे, लेकिन उससे पहले टीचर रिसर्चर वाला हम ले लेते हैं यूजुअली। और फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद जो टैक्स बनेगा, अब इनकम होगी हमारी जो है 32 लाख, लेकिन ए जो है वो अब अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट ना होता तो 6 लाख होता, लेकिन अब ये 5,80,000 हो जाएगा, यानी फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकालने के बाद जो अमाउंट बचती है वो वाली हमारी क्या बन जाएगी, जो है वो ए बन जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, वो आपने पहले पढ़ा हुआ है। चलें जी, ये हो गया। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और वो कहते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउड हो गया, यहाँ पे सितंबर थी, वहाँ पे जो है अभी उसने पे करना था, तो फिर भी उसको क्रेडिट अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर 2 साल तक उसने वो बाहर रिटर्न ना फाइल किया और टैक्स ना पे किया तो वो फिर दोबारा से आपकी इनकम में, ये 20,000 दोबारा से आपकी इनकम में ऐड हो जाए। ये हमें समझ आ गया। अब है वोमेन इंटरप्राइजेज। वोमेन इंटरप्राइजेज हैं ऐसी बिजनेस जिसमें सिंगल वोमेन हो, वोमेन मालिक हो, ऐसी एओपी जिसकी सारी मेंबर वुमेन हो, ऐसी कंपनी जिसकी सारे शेयर होल्डर वोमेन हो, तो उसका जो टैक्स पेबल आएगा उसको 25% माफ होता है। इसको वुमेन इंटरप्राइजेज कहते हैं। अब आ गई हमारी एग्जम्पशंस। लीजिए एग्जम्पशन, वो कहता है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम कहते किसको हैं, एग्रीकल्चर इनकम अगर आपने जो है जमीन से आप उगा रहे हैं और आपको ज़ाहिर एक बिजनेस है, किसने खर्चा किया खाद बीज पानी का और उसको इनकम आ रही है, तो ये जनाब एग्रीकल्चर इनकम है। जो कल्टीवेटर है, यानी किसी ने अगर ज़मीन ठेके पे ले ली और उस पर गंदम उगा रहा है और उसको कोई बचत हो रही है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। और अगर किसी बंदे ने लैंड किराए पे दी हुई है और वो लैंड पाकिस्तान में है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो जिसको ठेका जा रहा है, जिसको वो लीज जा रही है, जिसको रेंट जा रहा है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम। और अगर कोई बंदा जो है उसकी मदद कर रहा है किसान की, जैसे वो थ्रेशर वाले आ जाते हैं और उनको आप पैसे ना दो और बदले में गंदम वगैरह दे दो, इन काइंड ले ले, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम। और अगर यही लोग कल को जब गंदम ली 50,000 की थी और कल को बेची, मार्केट में ले गए, ठीक है,
और वो 70,000 की बिकी तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम है, 20,000, इस पे भी गेन नहीं लेंगे, ये सारे एग्रीकल्चर इनकम है। क्लियर है? और अगर कोई बिल्डिंग मौजूद है और उसका किराया आ रहा है, लेकिन वो बिल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड में है या उसके साथ अटैच है और इस्तेमाल भी किसके लिए हो रही है, वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रही है, जानवरों को वहां पे बांधते हैं, खाद बीज रखते हैं, ट्रैक्टर वगैरह वहां पे खड़ा होता है, ठीक है, या फिर वो बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है, वहां पे कोई मुजारे वगैरह या कोई नौकर वगैरह रहते हैं और वो काम करते हैं, ठीक है, या किसान वहां पे खुद रहता है और उसका किराया पे कर रहा है, तो भी वो एग्रीकल्चर इनकम है। आगे चलते हैं। अब वो एग्रीकल्चर इनकम चूंकि एग्जाम्प्ट है तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता। अब यही बंदा साथ में चावलों को सफाई का काम करता है, या यही बंदा इसकी शुगर मिल है, या वो जैतून उसने उगाया, वो एग्रीकल्चर इनकम जितना जैतून आया, और वही जैतून उसने साथ ही जैतून का तेल निकालने का उसका अपना कारखाना है, उसमें ऐड कर दे। अब जैतून बेचा समझ लें लाख रुपए का, तो ये बताएं जो उसने अपनी खेतों से उठा के जैतून डाला था फैक्ट्री में, वो कितने का होगा? तो वो कहते हैं इस सूरत में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले, जिस दिन जैतून खेतों से उठा के उधर फैक्ट्री में, वो जनाब 80,000 उसकी वैल्यू थी, तो 20,000 उसका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अब जैतून पे जितने बाकी खर्चे आए वो नहीं लेंगे, बस फेयर मार्केट वैल्यू। बाकी खर्चे क्या, वो कहेगा मेरा बीज भी लगा जैतून पे, भाई तू फेयर मार्केट वैल्यू तो तुझे दे दी है, ठीक है। अगर जैतून पहली दफा पाकिस्तान में है, ठीक है, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं पता, तो उस पर जितना खर्चा आया, खाद का, बीज का, फर्टिलाइजर तो खाद है, पेस्टिसाइड का, उसमें पानी लगाने का, ये सारे खर्चे फिर एज ए कॉस्ट ऑफ सेल अलाउड होंगे। आगे चलते हैं। वो कहता है डिप्लोमेटिक और नेशन, यूनाइटेड नेशन एग्जम्पशन, कोई बंदा वहां पे जॉब करता है यूनाइटेड नेशन में, यूएनओ में, तो उधर से आने वाली सैलरी एग्जाम्प्ट है, उससे आने वाली पेंशन भी एग्जाम्प्ट है। आगे चलते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट का ऑफिशियल यहां पे है, ठीक है, सैलरी रिसीव्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू द फॉरेन गवर्नमेंट शैल बी एग्जाम्प्ट। बस है क्या, वो बंदा यहाँ पे मौजूद है, उस जगह का है, पाकिस्तान का नहीं है। जैसे बाहर से सफ़ीर आया हुआ यहाँ पे पाकिस्तान में है, सैलरी ले रहा है लेकिन एग्जाम्प्ट है। और जो वो फॉरेन गवर्नमेंट है, समझ इटली से आया हुआ है, तो इटली वाले भी हमें वो एग्जाम्पशन देते हैं, ठीक है। और पाकिस्तानी भी वहाँ पे सर्विस देते हैं, और वो लोग भी हमें, यानी इटली का यहाँ पे बंदा आया तो उसकी सैलरी एग्जाम्प्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा बंदा वहाँ पे गया हुआ है और उसकी सैलरी इटली वाले एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब दो तरह की, वो कहता है पाकिस्तान सोर्स सैलरी इनकम विच पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स अंडर ए टैक्स ट्रीटी शैल बी एग्जाम्प्ट। दो मुल्कों के दरमियान टैक्स ट्रीटी बन जाता है, भाई आप हमारे लोगों पे टैक्स ना लगाना, हम आपके, तो यूएई वाले यहाँ पे अगर काम करें तो उनके एग्जाम्प्ट, और पाकिस्तानी वहाँ पे काम करें तो पाकिस्तानी उनकी वहाँ की सैलरी एग्जाम्प्ट कर दें। एक बात कर रहा हूँ, टैक्स ट्रीटी कहते हैं दो मुल्कों के दरमियान, ये तो पहली बात होगी। दूसरी, वो कहता है अगर कोई एड प्रोग्राम अमेरिका ने मदद दी पाकिस्तान को और साथ में कुछ बंदे भेजे, उनकी सैलरी भी एग्जाम्प्ट होगी। बस शर्त ये है कि वो पाकिस्तान के रेजिडेंट ना हो और यहाँ पे आए हुए, अगर या तो रेजिडेंट ना हो, अगर यहाँ पे आए हुए हों तो सिर्फ इस वजह से रेजिडेंट हो क्योंकि वो उस एड प्रोग्राम की वजह से आए, और वो पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है, बल्कि वो जो है वो फॉरेन करेंसी के साथ, जिस फॉरेन कंट्री के ने एड हमें दी है, और वो वहाँ के रेजिडेंट हो, यहाँ के ना, और जो है, और पाकिस्तान में जो उसको सैलरी दे दिया उसी एड प्रोग्राम से दे रहे हैं, तो ये सैलरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ये भी तो हो सकता है उस एड प्रोग्राम के साथ उनके कोई कंट्रैक्टर है, जैसे उन्होंने वहाँ से कोई कंट्रैक्टर भर्ती किया है और वो पाकिस्तान में भेज दिया है। अब वो अमेरिका का एम्प्लॉय नहीं है उस एड प्रोग्राम, लेकिन वो इनकम उधर से ही ले रहा है। कंट्रैक्टर आए हैं, वो आगे एड प्रोग्राम जहां जहां पहुंचाना है वहां पे पहले ब्रिज बनानी है, तो ब्रिज बनाने वाले कंट्रैक्टर की इनकम भी एग्जाम्प्ट है। एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन
वर्किंग एज ए कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट ये वो, ठीक है। और किसके साथ, जो फेडरल गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कुछ है, ठीक, एग्जेम्प्ट होगी, वो उसको उस वो जो प्रोजेक्ट जिस पे वो काम कर रहा है वो फंड से ही पैसे दिए गए, वो पाकिस्तान से नॉन रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट है, तो इस वजह से कि वो उस एग्रीमेंट के साथ अटैच है, और उसकी जितनी भी इनकम है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट जो कर रहा है वो फंड में से है, और उसकी इनकम भी उसी प्रोजेक्ट की या फंड में से दी जा रही है। ये समझ आगे चलते। फेडरल गवर्नमेंट, आगे एक ओपन सा सेक्शन है, फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ और एग्जाम्पशन भी दे जा सकते, इस तरह से काफ़ी सारे और निकलवा सकते हैं। एग्जाम्पशन अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, एक ओपन सा सेक्शन है 44A, नया नया आया है, शायद आपको टेस्ट कर ले ये है क्या। वो कहते हैं भाई क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, जो है फेडरल गवर्नमेंट किसी को भी सबसे पहले क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट को किसी सेक्टर को किसी इंडस्ट्री को, जो जैसे अभी रेको डिग जो है उसके जो है बलूचिस्तान में जो कर रहे हैं, और रेकॉर्डिंग माइनिंग कंपनी, उन्होंने कह दिया ये वाली जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट होगी। इस क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, ये इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, एक्ट बनाया था, वो था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोटेक्शन एक्ट 2022। इसके तहत जो है, ताकि हमारे अंदर के लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट आए, उन्होंने कहा क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट को बहुत सारी PRA, सेल्स टैक्स, और हम तो अभी इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो इनकम टैक्स में एग्जम्पशन होंगी। ऑल इनकम टैक्स कंसेशन आर नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन कौन से वाला सेक्शन 44, तो सारी, तो अगर कोई क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट कराते हैं, जैसे रेकोटिक है, पता नहीं और किस किस को देनी है, अभी नहीं वो दी, तो जनाब जो टैक्स ऑन इनकम, एडवांस टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, मिनिमम टैक्स, फाइनल टैक्स, उनको एग्जेम्प्ट होंगे, ठीक है। तो जनाब ये जो फिपा है, ये है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन प्रमोशन एक्ट, ठीक है। ऑल इन्वेस्टर शेयर होल्डर ऑफ द क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, देयर एसोसिएट और उनकी कंपनी, ठीक है, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन अमाउंट मेंशन इन 1 एंड 2, ठीक है, वो एंटी अवॉइडेंस की कुछ प्रोविजन होती है सेक्शन 108, 9, 6 में, वो अप्लाई नहीं होंगी। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम लोग टैक्स से बच रहे हो, उनको एग्जम्पशन है। तो ये एक सिंपल सा सेक्शन है, अगर इनको कुल मिला के बात करें, अभी आया है, शायद हो सकता है 2-4 नंबर के लिए पूछ लो, अभी इसके वो बनने हैं भी। क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रेकोडिक और रेकोडिक कंपनी को और रेकोडिक माइनिंग कंपनी को उन्होंने कह दिया ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट जो कर रही हैं वो कंपनीज, उनके एसोसिएटेड कंपनीज, उनके साथ जो इन्वेस्टर हैं, उनके शेयर होल्डर, उन सब की इनकम पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट होगी। बस इतनी बात, ना उन पे एडवांस टैक्स लगेगा, ना उन पे मिनिमम टैक्स लगेगा, ना उन पे जनाब जो है विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा। तो ये अभी ओपन है, इसको मजीद अभी खोलना है, लेकिन इतना आपको पता होना है। ये जी प्रेसिडेंट अगर किसी को इनाम दे, गोल्ड दे दिया, शील्ड दे दी, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एग्जेम्प्ट होगी, साथ में कैश दे दे वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन डेट, इसको समझना ज़रूरी है, ये गोरमे है, ये पाकिस्तान की कंपनी है, ये गए लंदन में, और लंदन में कहा आओ गोरमे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो। अब जो इन्वेस्ट करेगा उसको क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन डेट। ये प्रॉफिट एंड डेट इस लंदन वाले बंदा जो यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको एग्जेम्प्ट होगा। शर्त ये है कि ये दोनों, लंदन वाला बंदा और गोरमे, आपस में एसोसिएट ना हो, वहां से जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योरिटीज हो, सिक्योरिटीज आपको पता है डिबेंचर हो सकता है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट हो सकता है, ये, और ये पाकिस्तान में आके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, और जो पेमेंट है वो पाकिस्तान में ना करे, लंदन में करे, बाहर जाके करे, तो जो इस बंदे को ये प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट पर्सन, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये 4 शर्तें मैंने जो बोली है ये पूरी कर। अगर एजुकेशन के लिए किसी को स्कॉलरशिप मिल रहा है, उसकी इनकम तो है बट वो एग्जेम्प्ट है। मियाँ बीवी में तलाक हो गई,
मियाँ ने बीवी को जो पैसे दिए टू लिव अपार्ट, वो जो नान नुस्खा वाली बात होती है, अदालत कहती है, तो अब बीवी की इनकम तो है लेकिन वो एग्जेम्प्ट है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की इनकम एग्जेम्प्ट है। फेडरल गवर्नमेंट तो पूरे मुल्क में होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने मुल्क से, अपने सूबे से बाहर जाके कहीं बिजनेस करे तो उस पे टैक्स लगेगा। अगर लोकल गवर्नमेंट बाहर जगह जाके कोई बिजनेस करे तो उस पर टैक्स लगेगा। और अगर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई कंपनी बना ले या कोई बनी बनाई कंपनी उसको ओन या कंट्रोल करें तो उन पे टैक्स लगेगा। यानी ये फेडरल गवर्नमेंट को कंपनी बना ले या कोई ऐसी बनी बनाई कंपनी जो ओन और कंट्रोल बाई फेडरल गवर्नमेंट हो तो उस पे टैक्स लगेगा, इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि ये पैसे तो अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट को जा रहे हैं, नहीं, उस पे टैक्स लगेगा। आगे चलते हैं। कोई ऐसा बंदा जो 3 साल से कम के लिए पाकिस्तान में आए, ठीक है, और सिर्फ इस वजह से आए कि उस बेचारे की यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो गई, किसी ने भेज दिया, उसको कहते हैं टर्म शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम। ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में, क्या फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ द इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट इफ द पाकिस्तान, यहाँ वो पाकिस्तान में है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से और है भी थोड़ी देर के लिए, 3 साल के अंदर अंदर वो वापस चला जाएगा तो उसकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर उसने पाकिस्तान में इनकम रिसीव की, पाकिस्तान में लेके आया, तो वो फिर एग्जाम्प्ट नहीं थी, एग्जाम्प्ट नहीं रहेगी। और दूसरा, उसकी कोई बिजनेस इनकम बाहर वाली, क्योंकि वो पाकिस्तान में है, बिजनेस पीछे छोड़ा है, तो बिजनेस इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होगी। कुल मिला के एक बंदा पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट की वजह से है और पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, 3 साल के अंदर अंदर वापस चला जाएगा, तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम सारी एग्जाम्प्ट है। लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में मंगवा ली तो एग्जाम्प्ट नहीं रहेगी। और अगर कोई बिजनेस इनकम है उसकी वहां पे, क्योंकि छोड़ आया है और पाकिस्तान में रह रहा है, पीछे बिजनेस चल रहा है, तो बिजनेस इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होगी। एक बंदा मुल्क छोड़ता है, चला जाता है, 4 साल तक या वापस नहीं आता, या 2020 में छोड़ के चला गया, 20 में भी रेजिडेंट नहीं, 21 में भी रेजिडेंट नहीं, 22 में भी रेजिडेंट नहीं, 23 में भी रेजिडेंट नहीं, 24 में आया लेकिन जून में आ गया, तो 24 में भी रेजिडेंट नहीं। अब 4 साल से ज्यादा वो नॉन रेजिडेंट रहा, तो आज 24 गया लेकिन 24 में भी नॉन रेजिडेंट है। तो जिस साल रेजिडेंट बनेगा, 24 में पाकिस्तान आया लेकिन रेजिडेंट कब बनेगा? 25 को। 25 और 26 की फॉरेन सोर्स इनकम उसकी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। जरा पढ़ लेते हैं। Any foreign source income divided by the citizen of Pakistan in the year who was not resident in any of the 4 पिछले 4 सालों में आया पाकिस्तान में लेकिन रेजिडेंट नहीं बना। रेजिडेंट कैसे बनते हैं आपको पता है, 183 डे। इन विच इंडिविजुअल बिकम रेजिडेंट, उस साल एग्जेम्प्ट हो जाएगी और उससे अगले साल एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया जी? आगे चलते। और दूसरा वो जो था, जो पाकिस्तान छोड़ के चला जाए और उस साल वापस ना आए, तो उसकी उस साल की फॉरेन सोर्स इनकम वो सैलरी में हम पढ़ते। फिर आगे चलते। एग्जम्पशन एंड टैक्स कंसेशन इन सेकंड शेड्यूल में कुछ एग्जम्पशन लिखी गई हैं, वो एग्जेम्प्ट होती हैं। फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो उनको चेंज कर सकती है। किसी और कानून में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है तो बिल्कुल नहीं होगा, रेट कम है तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कोई कंसेशन दी गई है, टैक्स में रिडक्शन दी गई है, बिल्कुल नहीं होगा जब तक इनकम टैक्स के अंदर ना लिखा हो। तो सेल्स टैक्स में लिखा हो इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है, नहीं होगा। इनकम टैक्स में जो बात लिखी हुई है वो मानी गई। क्लियर हो गया? अगर किसी बंदे को एग्जम्पशन है, ठीक है, जैसे ये जरा पढ़ लेते हैं। एक कंपनी है, वो बिजनेस कर रही है एग्रीकल्चर का, 100 रुपया कमाती है। अब ये उसको एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो एग्रीकल्चर है। लेकिन अगर वो डिविडेंड देती है तो उस पर 15% टैक्स काटेंगे। क्लियर हो गया? ये लिमिटेशन ऑफ एग्जाम्पशन में ये वाली बात लिखी गई है कि वेयर एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एग्जाम्पशन शैल बी लिमिटेड टू ओरिजिनल रेसिपिएंट। इनकम जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट है एंड शैल नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन रिसीविंग एनी पेमेंट आउट ऑफ दैट इनकम। उस इनकम से कोई पैसे ले रहा है, यानी कंपनी है, वो बिजनेस कर रही है एग्रीकल्चर का, एग्जेम्प्ट है। लेकिन उससे आगे कोई डिविडेंड देता है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा।
लीजिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हैं, अगले लेक्चर में कर सकते हैं, और जो ना मेरा व्हाट्सएप भी मौजूद है उस पे कर सकते हैं, ठीक, मुझसे पर्सनल टाइम ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आएंगे। एक दफ़ा आपने पढ़ना ज़रूर है, और जो पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे करना। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।